Welcome to your maths class. So today we will start our topic chapter 11 of class 6, which is algebra. So this is the new concept for in the which we are introducing in the 6th class. तो ये 6th क्लास में हम अलजेब्रा स्टडी करते हैं, मतलब जिस तरह मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसमें से अलजेब्रा भी एक है. तो इस अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ पैटर्न सीखेंगे. लेट अस सी हाउ. सो वी विल टेक हियर मैथस्टिक पैटर्न्स. मैथस्टिक के पैटर्न्स लेंगे. सपोज वी आर कंसीडरिंग अ लेटर एल. हम लेटर एल की बात करते हैं कि हमें लेटर एल को लिखने के लिए कितनी मैथस्टिक चाहिए. सपोज हियर वी नीड 2 मैथस्टिक्स. मतलब जब हमने वन टाइम एल लिखा तो हमें मैथस्टिक चाहिए थी 2. मतलब 2 मैथस्टिक के साथ एल बन गया. सपोज इसी के साथ मैंने एक और एल लिख लिया. मतलब जब हमने 2 एल्स बनाई है तो हमें मैथस्टिक्स चाहिए. एक के लिए 2 थी तो 2 के लिए हो गई 4. अगर इसी के साथ हम एक और एल लिख लेते हैं सो मैथस्टिक कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6. सो इसी के साथ सपोज हम एक और एल लिख रहे हैं तो मैथस्टिक्स हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 मैथस्टिक्स विल बी देयर. तो अब ये पैटर्न बन गया कि अगर हम एक एल बना रहे हैं तो हमें चाहिए 2 मैथस्टिक्स. 2 एल्स बना रहे हैं तो 4 मैथस्टिक्स. 3 एल बना रहे हैं तो 6 मैथस्टिक्स. और 8 एल बना रहे हैं तो 4 एल बना रहे हैं तो 8 मैथस्टिक्स. तो इट मीन्स अब हम इस पैटर्न को, जो हमारा पैटर्न बन रहा है नंबर ऑफ एल्स का, नंबर ऑफ मैथस्टिक्स का, कि अगर A1 एल है से फॉर 1 एल यहाँ पे हम नंबर ऑफ एल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एल्स, और यहाँ पे मैथस्टिक्स की काउंटिंग लिख लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मैथस्टिक्स. सी अब अगर एक एल बनाया वी नीड 2 मैथस्टिक्स. 2 एल बनाए वी नीड 4 मैथस्टिक्स. 3 के लिए 6 मैथस्टिक्स और 8 के लिए 4 के लिए 8 मैथस्टिक्स. मतलब कि जितने एल हम बना रहे हैं उसी का डबल हो रहा है हमारे पास नंबर ऑफ मैथस्टिक्स. सी 1 के लिए 2 मैथस्टिक्स, मतलब पैटर्न बन रहा है हमारा 1 × 2 इज इक्वल टू 2. अब सेकंड में 2 मैथस्टिक्स हैं, 2 एल हैं तो इट मीन्स 4 मैथस्टिक्स. मतलब सेकंड बन रहा है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 4. यहाँ पे है 3 एल्स तो 6 मैथस्टिक्स. मतलब अगर नंबर ऑफ एल्स को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टोटल मैथस्टिक्स आ गई. यहाँ पे एल बन रहे हैं 4 और 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट 8 मैथस्टिक्स. मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम नंबर ऑफ एल्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आ रही हैं. ठीक है ना. मतलब नंबर ऑफ एल्स मतलब 1 एल 2 एल 3 एल 4 एल. तो अब इसे हम जनरलाइज करें तो हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है. और वो पैटर्न यहाँ पे कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं कि हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. सो पैटर्न ऑफ मैथस्टिक्स यहाँ पे जो हम फॉलो कर रहे हैं वो बन रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर. ठीक है ना. हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 1 के साथ भी हो रहा है, 2 2 के साथ भी हो रहा है, 2 3 के साथ भी हो रहा है, 2 4 के साथ भी आ रहा है. मतलब 2 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय एनी नंबर और उस नंबर को मैंने n से डिनोट कर दिया. ठीक है. तो मेरे पास जो पैटर्न हम मैथस्टिक्स के लिए फॉलो कर रहे हैं वो है 2n. तो अगर हमें इसी तरह पूछ लिया जाए कि सपोज हमने 40 एल बनाने हैं, हमें नंबर ऑफ एल्स चाहिए 40, तो अब हम इस तरह से इस पैटर्न से 40 एल्स बनाएंगे तो इट विल टेक टाइम एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट आल्सो. ये डिफिकल्ट भी होगा और इसमें टाइम भी लगेगा. तो अब जब हमने इस पैटर्न को जनरलाइज कर लिया कि हाँ नंबर ऑफ एल किसके इक्वल है 2 टाइम नंबर ऑफ एल्स, द मैथस्टिक्स किसके इक्वल है 2 टाइम नंबर ऑफ एल्स. मतलब 2 को नंबर ऑफ एल्स से मल्टीप्लाई किया हमें मैथस्टिक्स की काउंटिंग पता चल गई. तो इसी तरह अगर हमने 40 एल बनाने हैं तो हमें कितनी मैथस्टिक्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 80. इट मीन्स हमें 80 मैथस्टिक्स चाहिए. तो मतलब हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न फॉर्म कर लिया. उसी पैटर्न से हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि अगर हमने एल बनाना है तो हमें नंबर ऑफ एल्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसी तरह हमें जितने मर्जी एल कहे जाएं तो हम सिंपल अपना ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम एल एंड वी विल गेट द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स. तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है दैट इज़ 2n. इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर मेकिंग अ लेटर यू यूजिंग द मैथस्टिक्स. तो उसके लिए हमें चाहिए 1 2 3. ठीक है. इसी के साथ हमने एक और यू बना लिया. तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 देन 3 यू बना लिए,
4u तक हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 1। अब एक u के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ़ u, और यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ़ मैस्टिक्स, हम कितनी मैस्टिक्स यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम जनरलाइज करके देखते हैं। सी, अगर एक u बना है वी नीड 1 2 3 मैस्टिक्स, सो वी आर यूजिंग 3 मैस्टिक्स। अगर हम 2u बना रहे हैं देन वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक्स। अगर हम 3u बना रहे हैं सो वी नीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैस्टिक्स। अगर हम 4u बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वी नीड 12 मैस्टिक्स। सो हेयर वी विल अगेन फॉर्म अ पैटर्न। तो जहाँ पे जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या बनेगा, सी 1u के लिए 3 मैस्टिक्स, 2 के लिए 6 मैस्टिक्स। मतलब अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ आई विल गेट 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ आई विल गेट 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ आई विल गेट 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 12। इट मीन्स कि जितने u हमने बनाने हैं उसे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मैस्टिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पैटर्न क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर ऑफ़ यूज़ है इसे हम डिनोट कर देंगे n के साथ। सो यहाँ पे n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ़ u, कि कितने u हमने बनाए हैं। तो इट मीन्स हमारा जो पैटर्न है वो बन गया 3n। तो इसी तरह अगर हम कहें कि हमने 10u बनाने हैं, तो अब यहाँ पे 10u बनाने के बजाय हम डायरेक्ट अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। हमने क्या करना है, जितने u बनाने हैं उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 × 10, तो कितने हमें कितनी मैस्टिक्स चाहिए उसके लिए 30 मैस्टिक्स। सो दीज आर द जनरल पैटर्न्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं एक रूल बनाने के लिए, ठीक है। ये एक रूल बन जाता है कि अगर l है तो नंबर ऑफ़ मैस्टिक्स के लिए 2n रूल है, अगर u बना रहे हो तो नंबर ऑफ़ मैस्टिक्स के लिए रूल क्या है 3n। तो अब हम इस रूल में ये जो n है इसके बारे में स्टडी करेंगे कि असल में ये n है क्या। सी, तो हमने अभी तक किया कि अगर हमने नंबर पैटर्न फॉर नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर l, अगर l बनाने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक्स का पैटर्न था 2n और फॉर मेकिंग u इट वाज 3n। अब यहाँ पे 2n या 3n हम एक चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे n क्या है, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं वेरिएबल, और 2 जो है इसमें दैट इज़ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। सी, कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर विच इज़ हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू, अब जैसे 2 है, 2 की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, 2 है तो इसकी वैल्यू 2 ही है, तो दैट मीन इट इज़ फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता उसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, विच कैन नेवर चेंज, जो है वो वही रहेगी, ओके। एंड n क्या है, वेरिएबल मीन्स वेरी, ये वेरी वर्ड से बना है वर्ड, और वेरी का मतलब वो क्या होता है चेंजेबल, जिससे बदला जा सकता है, जो चेंज हो सकता है। सो इट मीन्स वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है विच इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। अब हम इसी में देखें, अगर जब हमने ये पैटर्न बनाया था तो हमारे पास जो n था वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ़ l। मतलब हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ l, जब एक l बनाना था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 2l बनाने थे तो n की जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 3l बनाने थे तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। मतलब ये जो यहाँ पे हमने n की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ फिल की हैं। इट मीन्स ये जो n है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो ये जो एक टर्म बनी है हमारे पास 2 और n, इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जो नई टर्म बनी है, इसे ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। मतलब कि अगर किसी अलजेब्रिक टर्म की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा और साथ में एक वेरिएबल होगा। तो इस तरह के और भी टर्म्स हो सकती हैं, और यहाँ पे हमने अगर n के साथ डिनोट किया तो ज़रूरी नहीं हम वेरिएबल n ले सकते हैं, वेरिएबल कोई भी लेटर हम ले सकते हैं, लाइक a से लेके z तक में से किसी भी लेटर के साथ हम वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि हमने n ही लेना है, हम x y z कुछ भी ले सकते हैं। और वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। मतलब वैल्यूज़ चेंज होगी कि जिस तरह का हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली, जिस तरह की कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंगली। अब जैसे यहीं पे था हमारे पास कि अगर मैंने 1l बनाना था तो मैंने 1 ले लिया n को, अगर मैंने 2l बनाने थे तो मैंने n को 2 ले लिया, अगर मैंने 3l बनाने हैं तो n को 3 ले लिया। मतलब जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी उसी तरह n की वैल्यूज़ भी चेंज होती गई। सो सच टाइप ऑफ टर्म्स आर नोन एज द अलजेब्रिक टर्म्स।
ओके, सेम पैटर्न्स, इसी तरह के पैटर्न्स हम ज्योमेट्री में भी देख सकते हैं। वो कैसे होते हैं? सी पैटर्न्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास बेसिकली शेप्स आ जाती हैं, ठीक है ना। हमने जैसे चैप्टर नंबर 10 में हमने एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूलाज किए, है ना। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसका पेरीमीटर होता है 2 × L+B। और अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें सो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे L और B क्या है? हेयर L एंड B आर वेरिएबल्स। मतलब हम, क्योंकि अब ये वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगल डिफरेंट साइज़ के दिए जाते हैं, ठीक है। सपोज इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो इस केस के लिए लेंथ L 4 हो गया, ब्रेथ B 3 हो गया। हो सकता है हमें इस तरह डिफरेंट डायमेंशंस दी जाती हैं, तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्म में उस चीज़ को लिख लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी L और B की, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह हमने स्क्वायर में किया था। स्क्वायर में सपोज हम स्क्वायर की साइड ले लेते हैं A, मैंने साइड को A लेटर से डिनोट कर दिया। स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, तो हमने हर एक साइड को A से डिनोट कर लिया। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। अब साइड को मैंने क्या लेटर दे दिया? A, तो इट मीन्स A इंटू A। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो अब यहाँ पे साइड को मैं डिनोट कर रही हूँ लेटर A के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू A। सो इन दिस फॉर्मूलाज A इज़ अ वेरिएबल। और ये वेरिएबल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन के क्वेश्चन हमें साइड क्या दी है, उसके अकॉर्डिंगली हम एरिया और पेरीमीटर्स यूजिंग दिस फॉर्मूलाज और यूजिंग दिस पैटर्न्स हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली। इसी तरह के पैटर्न्स नंबर्स में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम सपोज मल्टीपल्स की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स की बात कर लें, आई एम टेकिंग मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल जो है दैट इज़ 5, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 10, थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 15, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 20 एंड सो ऑन। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल 5 का मैंने लिया तो मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट 5। सेकेंड मल्टीपल के लिए मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट 10। थर्ड मल्टीपल के लिए मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट 15। और फोर्थ मल्टीपल के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट 20। तो इट मीन्स कि अगर हम पैटर्न फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, पैटर्न फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो वह क्या हो गया हमारे पास कि जिस पोजीशन का, जिस नंबर का मल्टीपल हम फाइंड करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज वैल्यूज चेंजिंग और ये एक फिक्स वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो 5 किसी ना किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो नंबर चेंज हो रहे हैं उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। आई एम टेकिंग हियर वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हो, x इज नंबर ऑफ मल्टीपल, कि कौन सा मल्टीपल हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने 5 का 20th मल्टीपल फाइंड करना तो मैं क्या करूँगी? 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आई विल गेट 100। तो मतलब सिंपल हम 5x का पैटर्न यूज़ करके 5 का या किसी भी और टेबल का मल्टीपल हम इस तरह से एक जनरल रूल बना के ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ जनरल लाइफ में भी हम इन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। वो कैसे? सपोज के राम एंड श्याम आर 2 फ्रेंड्स, और कंडीशन ये है कि जो श्याम की जो एज है वो राम की एज से 10 ईयर्स ज़्यादा है। मुझे राम की एज भी नहीं पता और श्याम की एज इतना है कि अगर राम की एज पता चल जाए तो हम इजीली श्याम की एज बता सकते हैं कि वो 10 ईयर्स ज़्यादा है। तो अगर हमें अब राम की एज नहीं पता, ठीक है, और श्याम की एज हम तब तक निकाल नहीं सकते, तो इस केस में क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं पता होती उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो राम की एज है दैट इज़ A ईयर्स। तो अब राम अगर उसकी एज A है तो श्याम उससे 10 ईयर बड़ा है। मतलब कि अगर राम की एज A है, ठीक है, तो श्याम की एज उससे 10 ईयर्स ज़्यादा है। तो दैट मीन्स हम अगर राम की एज में वो 10 ईयर प्लस कर दे तो वी विल गेट एज ऑफ श्याम। तो यहाँ पे ये हो गया कि मुझे राम की एज नहीं पता थी, लेकिन
हमसे पूछा गया कि शाम की एज आफ्टर 10 ईयर क्या होगी, तो मैंने क्या किया, राम की एज को एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया। अब शाम उससे 10 साल बड़ा है तो ओब्वियसली राम की एज में 10 साल हम इंक्रीज कर देंगे, उसके लिए हमने इसे प्लस कर दिया, तो शाम की एज बन गई a+10। सो दिस इज द पैटर्न फॉर द एज ऑफ शाम। अब ये डिपेंड करता है, शाम की एज किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a। तो जो हमें a की वैल्यू दी होगी, सपोज कि शाम 5 ईयर्स का है, तो शाम की एज क्या होगी, 5 + 10 15 ईयर्स, मतलब इट मीन्स कि 7 ईयर्स का है तो शाम की एज हो जाएगी 7 + 10 17 ईयर। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन द एज ऑफ राम। अभी एक जो हमने एक पैटर्न बनाया था शाम की एज का a+10, इसमें हमने क्या है, a किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 10 एक मैथमेटिकल वैल्यू है और जो a है दैट इज़ अ वेरिएबल, और वेरिएबल में डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल, कोई कांस्टेंट डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। सो इस एक्सप्रेशन को आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी और भी कंडीशंस हैं जिनमें हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि अब जैसे मैं आपको कह दूँ कि मेरे सपोज़ के 1 नोटबुक की मेरे पास जो कॉस्ट है, 1 नोटबुक की कॉस्ट है 10 रुपीज़, 2 नोटबुक्स 20 रुपीज़, 3 नोटबुक्स 30 रुपीज़। तो इट में यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ़ नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स ये इंक्रीज़ हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट बन रही है। तो अब कॉस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है। वो कैसे, अगर n1 है मेरे पास तो मेरे पास कॉस्ट है 10, मतलब 1 × 10 = 10। अगर मैंने n2 ले लिया, मीन्स के नंबर ऑफ़ नोटबुक्स मैंने 2 ले ली, तो कॉस्ट बन गई 20। इट मीन्स 2 नंबर ऑफ़ नोटबुक्स मल्टीप्लाई बाय 10 विल गेट 20। जब हमने 3 नोटबुक्स ली, मतलब n को 3 ले लिया, तो हमारे पास कॉस्ट बनी 3 × 10 = 30। अब अगर इसे हम जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो रही हैं। जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उसे मैंने वेरिएबल n दे दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारी की सारी, 10 के साथ। तो इट मीन्स 10 × n, 10n इज़ द पैटर्न फॉर कॉस्ट। तो अब n आपको जितनी मर्जी नोटबुक्स दी गई, आप डायरेक्टली 10 से उसे मल्टीप्लाई करोगे। सपोज 100 नोटबुक्स कह दी हमें कि 100 नोटबुक्स की कॉस्ट क्या होगी, तो 10 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 1000। So many situations are there where we will use algebraic expression to solve our problems. So here we will start exercise 11.1 इन जिसमें हमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी और हमने algebraic टर्म्स और algebraic expressions उनके लिए क्रिएट करने हैं। Let us start 11.1 exercise. So exercise 11.1, find the rule which gives the number of mastics required to make the following mastic patterns. Use a variable to write the rule. क्वेश्चन क्या है कि हमें डिफरेंट लेटर्स दिए गए हैं, उनके लिए हमें कितनी कितनी मैस्टिक्स चाहिए, उनके लिए हमने एक पैटर्न क्रिएट करना है, उस रूल को हमने यूजिंग वेरिएबल दिखाना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एल पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, मतलब अब देखो सिंगल टी के लिए हमें 2 मैस्टिक्स चाहिए, तो इन्हीं को यूज़ करके हम आगे अपना पैटर्न क्रिएट करेंगे। सी, सो हियर आई एम राइटिंग यूजिंग 2 मैस्टिक्स टू राइट 1 टाइम टी। तो यहाँ पे n मेरे पास है 1, मतलब नंबर ऑफ़ टीज़ को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर मैंने 1 टी लिखा, आई नीड 2 मैस्टिक्स। सपोज वी आर राइटिंग 2 टाइम टी, हियर द नंबर ऑफ़ टीज़ आर 2, और एक बार हम लिख लेते हैं 3 टाइम टी, हियर द नंबर ऑफ़ टीज़ आर 3। तो अब हम इनके लिए अगर हम पैटर्न क्रिएट करेंगे, सी अगर नंबर ऑफ़ टी 1 है सो वी नीड 2 मैस्टिक्स, अगर नंबर ऑफ़ टीज़ 2 हैं सो वी नीड 1 2 3 4 मैस्टिक्स, 3 टीज़ के लिए 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक्स। तो इसके लिए हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। सी, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ़ टीज़, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ़ मैस्टिक्स विच वी आर यूजिंग। सो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ टी है 1, एक ही टी बनाई है, ठीक है, इसे हम n से डिनोट करेंगे। तो उसके लिए मैस्टिक्स चाहिए थी 1 टी के लिए 2। तो इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ टीज़ 2 लेते हैं सो वी नीड 4 मैस्टिक्स, अगर 3 टीज़ हैं वी नीड 6 मैस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि n को देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ वी विल गेट 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 6। इट मीन्स सो पैटर्न फॉर
टीज। तो टीज के लिए हम क्या पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, सी यहाँ पे अब हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक कॉलम हम पैटर्न का बना लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई, या 2 को 1 से भी लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। मतलब कि हमारे पास हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, इधर 3 लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जो n को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो चेंजिंग वैल्यूज़ है वो हमारे पास n की थी 1 2 3, तो हमारे पास हर एक n की वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो दैट मीन्स हमारा पैटर्न क्या बन गया, 2 × n, दैट इज़ 2n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैटर्न टू राइट अ लेटर T। सो दिस इज योर आंसर। सो बी पार्ट इज पैटर्न ऑफ लेटर Z, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ Z, एक कॉलम, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, एंड हेयर पैटर्न वी विल फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ Z, अगर हमने एक Z बनाया तो उसके लिए अब इसे नंबर ऑफ Z को मैं यहाँ पे n के साथ डिनोट कर रही हूँ, n। ये सारी n की वैल्यूज होंगी। n अगर 1 है, यहाँ पे n 2 है, नंबर ऑफ Z 2 है, यहाँ पे n 3 है। तो हमने 1 2 3 के लिए पैटर्न क्रिएट करना है। सी, जब एक Z बनाया 1 2 3, वी नीड 3 मैचस्टिक्स। 2 के लिए 3 और 3 6 मैचस्टिक्स। 3 के लिए 3 3 6 3 9 मैचस्टिक्स। तो मतलब अगर हम नंबर ऑफ Z को देखो, 1 से 3 बना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 6 बना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पैटर्न क्या बन जाएगा, हर एक वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो इट मीन्स इसी तरह हमारा ये एक जनरल रूल बन जाएगा। तो इट मीन्स जो पैटर्न हम फॉर Z के लिए फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न फॉर Z, तो उनके लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं पैटर्न, वो क्या है, 3 के साथ डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं दीज आर वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमने n लेटर लिया है, तो हमारे पास पैटर्न बन गया 3 × n, दैट इज 3n। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पैटर्न फॉर राइटिंग Z। Similarly in C part, a pattern for letter U, और U को as 3 मैचस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। सी, यहाँ पर सिंगल 1 U है, यहाँ पे 2 U बनाए हैं मैंने, यहाँ पे 3। तो फर्स्ट 1 U के लिए जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वो रिक्वायर्ड हैं 1 2 3। सो फॉर 1 U वी नीड 3 मैचस्टिक्स, फॉर 2 U वी नीड 3 + 3 6 मैचस्टिक्स, एंड फॉर 3 वी नीड 3 + 3 + 3, दैट इज़ 9 मैचस्टिक्स। तो इट मीन्स यहाँ पे हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 × 3 3, 2 × 3 3, 2 × 3 6, 3 × 3 9। तो इट मीन्स जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो है 3 × नंबर ऑफ U 1, 3 × नंबर ऑफ U। हमने 2 U बनाए तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बन गया। सो 3 × 3 बन गया 9। सो इट मीन्स जो पैटर्न हम U के लिए फॉलो कर रहे हैं वो 3 × n, दैट इज 3n पैटर्न इज फॉलोड बाय द लेटर U। सो इन नेक्स्ट पार्ट, पैटर्न फॉर लेटर V। अब V को 2 मैचस्टिक यूज़ करके लिखना है। देखो, जो अगर जब सिंगल V थी एंड 1 एक V थी, तो हमारे पास 2 मैचस्टिक्स हमने यूज़ की। व्हेन नंबर ऑफ V इज 2, 4 मैचस्टिक्स, व्हेन नंबर ऑफ V इज 3, 6 मैचस्टिक्स। सो 1 वी नीड 2, फॉर 2 वी नीड 4, फॉर 3 वी नीड 6। तो 1 से 2 बना, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से 4 बना, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से 6 बना, 2 से मल्टीप्लाई करके। सो एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो हर एक नंबर को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स द नंबर ऑफ V's आर मल्टीप्लाइंग बाय 2. So 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6. So the pattern which is followed by the letter V is 2 into n, where n is the number of V. जितने V बनाने हैं उसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। So in next, a pattern for the letter E. See, अब देखो एक सिंगल E के लिए जो मैस्टिक्स यूज हुई हैं वो है 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स जब हमने सिंगल V बनाया, वी नीड एक V के लिए वी नीड 5 मैचस्टिक्स, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा। सो व्हेन नंबर ऑफ V इज 1, द मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड आर 5। 2 के लिए हो गई 10, 3 के लिए हो गई 15। सो ये वाला हर एक नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ, तभी नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो इट मीन्स द पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, मतलब 5 को नंबर ऑफ ईज के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो पैटर्न फॉर लेटर ई
वो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईज, मतलब 5 को जितने ई हमने बनाने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मैस्टिक्स। सिमिलरली पैटर्न फॉर लेटर एस, और एक एस को लिखने के लिए 1 2 3 4 5 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड है। सो व्हेन वी राइट 1 एस वी नीड 5 मैस्टिक्स, वी राइट 2 एस वी नीड 10 मैस्टिक्स, फॉर 3 वी नीड 15। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आ रहा है कि 1 भी 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बनेगा, 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द पैटर्न विच वी आर फॉलोइंग इज 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस, सो 5 मल्टीप्लाई एंड 5n। And in last part a pattern for the letter A, और A को 6 मैस्टिक्स यूज़ करके लिखा गया। देखो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जब हमारे पास n1 है तो हमारी मैस्टिक्स कितनी है 6। जब हमारे पास n2 हो गए, नंबर ऑफ A2 हो गए, तो मैस्टिक्स डबल हो जाएंगी 2 इंटू, मतलब जो पहली नंबर ऑफ मैस्टिक्स 6 थी उसके बाद मैस्टिक्स उससे डबल हो गए 12 हो गई। और उसी तरह जब हमने 3A बनाए तो हमारे पास मैस्टिक कितनी होगी 18। अब देखो 1 से 6 बना 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 से 12 बना 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 से 18 बना 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इट मीन जो नंबर ऑफ एज हैं ये वाले वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 के साथ। सो नंबर ऑफ एज को हमने n से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा पैटर्न जो बनेगा दैट विल बी 6n। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। So second question, we already know the rule for the pattern LCF. Sum of the letters from question number 1 given above. जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन थे उसमें कुछ लेटर्स से गिव द सेम रूल एज दैट ऑफ द L। जो L का रूल है वो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। विच ऑफ दीज एंड वाई डज दिस हैपन। तो L का रूल जो हमने बनाया था दैट वाज 2n। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 लेटर्स थे V एंड हियर द T विच आर फॉलोइंग द सेम रूल। दैट मीन्स T के लिए भी 2 मैस्टिक्स चाहिए थे, V के लिए भी, और L के लिए भी हमें कितनी मैस्टिक्स चाहिए 2। तो क्वेश्चन यही है कि कुछ पार्ट्स जो लेटर्स हैं वो L वाला रूल ही फॉलो कर रहे हैं, और वो लेटर्स कौन से हैं, दीज आर T एंड V। वाई डज दिस हैपन, वो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ मैस्टिक्स, दैट्स वाई they are following the same rule. So write the answer. So the answer for second question is T requires only 2 mastics and V also requires only 2 mastics. T और V दोनों को 2 mastics चाहिए, so that's why they are following the same pattern 2n. जो L का पैटर्न था that was 2n, तो इसलिए क्योंकि L के लिए भी 2 mastics चाहिए थी, T और V भी 2 mastics से बन रहे हैं, that's why they are following the same rule. Now question number 3 is cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. Question है कि एक परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं और हर एक रो में डिफरेंट रोज बनी हुई है, एक रो में 5 कैडेट्स हैं। तो हमने वो रूल लिखना है कि अगर गिवन नंबर ऑफ रोज हो तो टोटल कितने कैडेट्स परेड कर रहे हैं, मार्च परेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेरिएबल n यूज करो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सी हाउ वी विल सॉल्व इट। सी तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को हमने मान लिया n, कि मान लो n नंबर ऑफ रोज है और हमारे पास गिवन है कि एक रो में 5 कैडेट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे रोज लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कैडेट्स, है ना। 1 रो है तो 5 कैडेट्स परेड कर रहे हैं, 2 रोज होगी तो 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, 3 हो गए तो 3 इंटू 5 15 हो जाएंगे। मतलब हमने नंबर ऑफ रोज को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने नंबर ऑफ रोज को n एज्यूम किया है, तो इट मीन्स अगर हम अपना पैटर्न अपना रूल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 5n। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कैडेट्स इन 1 रो दीज आर 5, सो कैडेट्स इन n रोज। यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी हम यूज़ कर रहे हैं कि जैसे एक चीज़ की वैल्यू पता है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वही फॉलो किया है। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस वे में करना चाहते हो दैट इज़ आल्सो द राइट वे, मतलब आप ऐसे नंबर ऑफ रोज कैडेट्स और उसे जनरलाइज करके अपना पैटर्न भी बना सकते हो। दिस मैथड इज़ आल्सो राइट, और आप यूनिटरी मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। सो नंबर ऑफ कैडेट्स इन 1 रो 5, तो कितनी रोज हैं, देर आर n रोज, तो n रोज में कितने हो जाएंगे, 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, इट मीन्स 5n कैडेट्स आर देयर इन n रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मतलब एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, तो आप कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज
इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस कैसे लिख सकते हो? हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता कि कितने बॉक्सेस की बात की है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल मान लेंगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इतने हैं। तो यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। दे आर सेइंग कि बी लेटर को यूज करना है, वेरिएबल बी यूज करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए। सी हाउ वी विल राइट इट। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि लेट हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस वो बी है। लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस दिस आर बी। तो अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। सो नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, देन नंबर ऑफ मैंगोज इन कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? बी बॉक्सेस। तो बी बॉक्सेस में कितने होंगे? तो ऑब्वियसली अगर एक में 50 है तो बी में कितने होंगे? 50 को बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बी एंड वी विल गेट 50 बी मैंगोज। सो दिस इज द आंसर। तो ये डिपेंड करता है बी की वैल्यू पे कि कितने मैंगोज होंगे, ठीक है ना। अगर बॉक्सेस 2 हैं तो 50 इंटू 2 100 हो जाएंगे, बॉक्सेस 3 हैं तो 50 इंटू 3 150 हो जाएंगे। सो दिस इज द जनरल वे टू फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन बी number of boxes. So here we have completed 4 questions of this exercise. Next question we will continue in the next lecture. In case of any doubt or any problem, you can ask me in the comment box. And thank you and have a nice day.